तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज ये डे नंबर 68 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में कुछ मिसलिनियस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे सबसे बड़ा टॉपिक है डिबगिंग कि डिबगिंग होती कैसे जावास्क्रिप्ट में क्रोम के टूल्स का यूज करके। सेकंड टॉपिक है हमारा कि वेरिएबल के एड्रेसेस को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। सभी लोगों को पता है कि जो भी वेरिएबल डिफाइन होते हैं उनका एक पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर एड्रेस होता है, पर उस एड्रेस को कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं और अगर वो एड्रेस हमारे पास है तो उस वेरिएबल को कैसे पता लगा सकते हैं, ये चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है हम लोग यहाँ पे समझेंगे टर्नरी ऑपरेटर। हो सकता है मैंने पहले समझा रखा हो पर एक बार हल्का सा रिवीजन दे दूंगा जिससे आपके कभी अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये तीनों टॉपिक होने के बाद ये सिलेबस कंप्लीट है। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिससे हमारे लॉजिक और अच्छे हो जाएंगे, फिर इस जावास्क्रिप्ट कोर्स को समाप्त करना पड़ेगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब आज की वीडियो में हम लोग ये तीन टॉपिक्स को समझने वाले हैं। देखिए, एक तो समझेंगे कि हम लोग क्रोम के अंदर कुछ डिबगिंग टूल्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट को डिबग करने में हेल्प करते हैं, तो उन टूल्स को कैसे यूज करना है ये समझ लेंगे, ठीक है। बाकी कभी इन फ्यूचर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी सिर्फ डिबगिंग के ऊपर, तो उसमें हम लोग सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। वो 2-2.5 घंटे की वीडियो होगी, उसमें 5-10 मिनट में समझाने से कोई फायदा नहीं है। पर जो मेन चीज है जिसके बारे में, टूल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कैसे डिबग करते हैं, डिबगर कैसे यूज किया जाता है, वो हम लोग समझ लेंगे आज की वीडियो में। सेकंड पॉइंट है कि हाउ टू फाइंड वेरिएबल एड्रेस। तो जैसा अभी मैंने वीडियो में ही बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग जो वेरिएबल होते हैं उनको पर्टिकुलर एड्रेस मिलता है, तो वो एड्रेस कैसे पता करें और एड्रेस मिलने के बाद वेरिएबल कैसे पता करें। छोटी सी ट्रिक है, जान लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, एक ये डाउट है कि हो सकता है मैंने इफ एल्स की वीडियो में पढ़ाया हो सकता ना पढ़ाया हो, 90% चांस है कि मैंने पढ़ाया है, पर मैं कोई भी ऐसा नहीं रखना चाहूंगा। अगर मन में संशय है तो मैं इसको यहाँ पे आपको बता दूंगा। बहुत ही छोटा सा ऑपरेटर है, 5 मिनट में समझ जाओगे। किसी को अगर इफ एल्स आता है तो टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही इजीली होता है, बहुत आराम से यूज कर लोगे। दरअसल होता है कि टर्नरी ऑपरेटर कुछ अलग है ही नहीं, है इफ एल्स की तरीके। क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज सेकंड नंबर से। सब लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, आज कुछ चीजें सेकंड से स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि किसी वेरिएबल का एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। आते हैं वीएस कोड पे। कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे एक हो गया कॉन्स्ट मार्क्स नाम से, एम, या फिर इसको कॉन्स्ट ना करके लेट करते हैं, लेट मार्क्स, ठीक है। और इसमें हम लोग कोई वैल्यू नहीं देंगे। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो वेरिएबल के अंदर क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। फिर कॉन्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एज इज इक्वल टू 22 कर दिया, ठीक। फिर एक वेरिएबल बनाया लेट नेम, या नेम चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डाल देते हैं राहुल, ओके, ये हो गया। फिर ये तीन चीजें तो यहाँ पे हो गई। एक बुलियन भी बना देते हैं, लेट बुल इज इक्वल टू ट्रू। आप ट्रू या फॉल्स कुछ भी डाल दो, दोनों बुलियन वैल्यू होती है। तो हम लोग ने यहाँ पे 4 वेरिएबल बनाए हैं। एक है हमारा यहाँ पे मार्क्स नाम से जो कि अनडिफाइंड, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। एक कांस्टेंट वेरिएबल है जो कि एज है, जिसमें 22 क्या हुआ है, नंबर डेटा टाइप पड़ा है। फिर एक ये तीसरा जिसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप पड़ा है, और ये एक चौथा है जिसमें हमारा बुलियन डेटा टाइप पड़ा है। अगर ये चारों को हम लोग समझ लेते हैं तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं, उसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। अब देखिए जो बताऊंगा वो तो आराम से समझिएगा। सबसे पहले आपको इंस्पेक्ट टूल ओपन कर लेना है, क्लियर है। तो इंस्पेक्ट टूल किसी का ऐसे नीचे आ रहा होगा, किसी का यार लेफ्ट साइड में ऐसे आ रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जहां भी जैसे आ रहा हो। अब यहाँ पे जब इसको आप थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लोगे तो यहाँ पे ऊपर एलिमेंट टैब है, कंसोल टैब है, सोर्सेज टैब है, नेटवर्क है, परफॉर्मेंस है, मेमोरी है। तो जब भी हम लोग वेरिएबल का एड्रेस से किसी चीज के एड्रेस की बात कर रहे होते हैं तो मेमोरी टैब की जरूरत पड़ती है, क्लीन है। अब मेमोरी टैब तो आप पा जाओगे, अगर नहीं भी दिख रहा है, मान लो स्क्रीन से छोटी की हो तो मेमोरी टैब कभी कभी इधर उधर हो भी जाता है। तो ये एरो है, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी मेमोरी टैब आपको देखने को मिल जाएगा। सोर्सेज, नेटवर्क, परफॉर्मेंस। अगर कभी कभी मान लो जैसे अब यहाँ पे सोर्स एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस एप्लीकेशन मेमोरी नहीं भी दिख रहा है, ये कोई ग्लिच हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे तरीके जूम करेंगे तो मेमोरी टैब यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि इसको फुल स्क्रीन विंडो पे ओपन करूँ। तो फुल स्क्रीन विंडो पे ये ओपन कैसे होगा, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, इस पे क्लिक करते ही ये अलग टैब में बिल्कुल ओपन हो जाएगा और ये बाहर निकल आएगा कंसोल विंडो, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए बिल्कुल फुल स्क्रीन पे आ गया। अब ये क्या है, यहाँ क्रोम से ये बाहर आ चुका है। तो ये एक बिल्कुल नया यहाँ पे टैब बोल लो या एक नया ब्राउजर के तरीके ही ओपन हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे जब हम लोग आ जाते हैं, पहले आप एलिमेंट पे थे, कंसोल पे थे, आपको आना है मेमोरी वाले टैब पे, मेमोरी वाले पे आ गए, ठीक।
यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको किसी और ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको लिखा है हेड स्नैपशॉट, इस पे ही टिक रहने देना है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया, सिंपल है। हम लोग मेमोरी टैब में आए, जहां जो सिलेक्शन है बना रहने दो। अगर आपका ब्राउजर थोड़ा पुराना होगा तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा इन दोनों ऑप्शन के बीच में। एक तो ये लिखा है एलोकेट ऑन टाइमलाइन, एक लिखा है हेड स्नैपशॉट। तो जैसे ये हेड स्नैपशॉट पे आपने सिलेक्ट करके रखा है, तो इसके बीच में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको टिक करना होगा। वो टिक इसलिए कराता है कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, जो नंबर डेटा टाइप है, उसको भी वो शो करने में हेल्प करता है, नहीं तो वो शो नहीं करेगा। तो अगर अब के समय में जितने अपडेट ब्राउजर हैं, जितने क्रोम के न्यू वर्जन है, उनमें आपको ये ऑप्शन कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ना मेरे ब्राउजर पे देखने को मिल रहा है। आपके में यहाँ पे कहीं, जहां मेरा ये देखिए कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा तो टिक कर देना, ठीक है। बाकी यहीं पे ये ऑप्शन मेन सिलेक्ट रहेगा। अब थोड़ा और नीचे, जैसे हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है टेक स्नैपशॉट। इस स्नैपशॉट से क्या होता है, जो जो डेटा ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है, मतलब हर किसी का वेरिएबल का नंबर डिफाइंड है, किसी का कुछ डिफाइंड है, किसी का कुछ डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम लोग उसको देखने के लिए एक स्नैपशॉट ले लेंगे, जिससे हम लोग को एक वैल्यू दिखने की, मतलब दिख जाएगी। क्योंकि करंट में वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हुआ करते हैं, तो स्नैपशॉट से हमें सारी वैल्यू मिल जाएंगी। टेक स्नैपशॉट पर क्लिक किया, अब देखो ये एक पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब इस तरीके के पेज में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कंपाइल कोड, फंक्शन, स्ट्रिंग, सिस्टम, विंडोज। तो ये ब्राउजर का कोड है, समझना, इस पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आपको 10 चीजें और देखने को मिलेगी, आप सिर्फ कंफ्यूज होगे, और आपके अभी वो कोई काम की नहीं है। कल का आप ब्राउजर के बारे में पढ़ रहे हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, या ब्राउजर कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, तब वहां ये चीजें आपको जानने मिलेंगी। एज अ वेब डेवलपर आपको इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्ले कभी कहीं जरूरत पड़े तो जितना जरूरत पड़ रही है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ जो ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे जितने फंक्शंस होंगे वो इसमें हो जाएंगे, जितने ऑलरेडी ब्राउजर के फंक्शंस हैं वो इस फंक्शन में हो जाएंगे। स्ट्रिंग के लिए जितनी चीजें हैं वो स्ट्रिंग वाले सेक्शन पे आ जाएंगी, विंडोज वाली जो चीजें हैं वो विंडोज पे आ जाएंगी। तो ऐसा देख रहे हो यहाँ पे सब चीजें। यहाँ पे एक चीज दिख रही है, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। अब सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को आप एक तरीके से फोल्डर समझ लो। यहाँ पे जैसे सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को ओपन किया, तो यहाँ पे काफी सारे एक तरीके से फोल्डर आ चुके हैं, और हर फोल्डर के आगे आपको कुछ वैल्यू देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे वेरिएबल की वैल्यू नहीं होती है, इस फोल्डर की वैल्यू है, ये इस सिस्टम कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू है। ओके, अब हम लोग को वेरिएबल मिलेगा कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। तो ऐसे अगर आप ढूंढोगे, एक एक पे क्लिक करोगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। पर हम एक आपको सरल तरीका बताएंगे। जो सरल तरीका बताने जा रहे हैं, उससे पहले एक चीज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये 5 लिखा है, तो अक्सर ये जो 5 लिखा है, इस वाले जब सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को ओपन करोगे, तो यहाँ पे कभी कभी आपके जो वेरिएबल्स हैं देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। पर अगर यहाँ ना मिले, क्योंकि अब देखो अंधी मारने वाला काम तो हो नहीं सकता है, हम लोग को एक एक्यूरेट तरीका जानना पड़ेगा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं। पर जो फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लें, अगर और भी कहीं 5 लिखा है, क्योंकि अक्सर जहां पे हमारे वेरिएबल सेव होते हैं उनके आगे, उनके सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के आगे 5 वैल्यू लिखी रहती है। पर मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका बता दूंगा, जिससे आपको उस तरीके ढूंढने को नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, अगर वो चीज हो जाती है तो 2 तरीके आपको मिल जाएंगे जानने के लिए। गिव मी अ सेकंड बस। देखिए यहाँ पे कहीं ज्यादा 5 नंबर एक बार ही देखने को मिला है, बाकी उसके पहले नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो इस 5 के अंदर तो हमें अपने वेरिएबल्स अभी देखने को नहीं मिल रहे होंगे, भी तो बहुत अंदर छिपे होंगे, जल्दी मिलते नहीं है। तो उनको ऐसे ऐसे करके अंदर जाके ढूंढना पड़ता है। तो इतना हम लोग यहाँ पे टाइम हमारे पास नहीं होता है, इतना हम लोग करेंगे भी नहीं। तो कैसे पता करना है, आपको करना है कंट्रोल F क्लिक। तो जैसे कंट्रोल F आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे एक देखिए फाइंड का ऑप्शन आ गया। अब फाइंड का जब भी ऑप्शन आ जाए, तो आपको सिंपल एक चीज करनी है, आपको अपने VS कोड में जाना है। आपने कोई भी वेरिएबल बनाया होगा, तो उसमें कुछ वैल्यू डाली होगी स्ट्रिंग वाली, जैसे यहाँ पे नेम में उन्होंने राहुल डाला है, आपने कोई और वैल्यू हो सकता है डाल रखी हो स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये वैल्यू कॉपी कर लो, या फिर ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख लेना। तो हम लोग आते हैं यहीं पे, और यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है उस वैल्यू का नाम। तो मैं लिखता हूँ राहुल, और ऐसे इंटर करके क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो लिखा है नेम। राहुल किस वेरिएबल में था, नेम नाम का, और नेम कहाँ है, इस पर्टिकुलर सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में। तो अब ये सिस्टम कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, ये वो फोल्डर है, ये राहुल किसमें है, नेम के अंदर, और नेम किसके अंदर, इस वाले सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये वो फोल्डर है जिसके अंदर हमारे बाकी सभी वेरिएबल भी हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, और थोड़ा सा आपको हल्का सा ड्राइंग में भी समझाते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं एक न्यू पेज ओपन करता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये एक देखिए बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। इस बॉक्स का नाम आप बोल सकते हो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट।
एक्चुअल में हमको सिर्फ इस बॉक्स को ढूंढना होता है और ये बॉक्स ढूंढने में ही आपको काफी टाइम चला जाएगा। तो ये टाइम ना जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल F करके उसमें नाम डाल देते हैं जिससे हमें इस बॉक्स का एड्रेस मिल जाए। तो इस बॉक्स का एड्रेस क्या है, यहाँ पे इस बॉक्स का एड्रेस है 37145। एट द रेट लगा रहता है पर ये वैल्यू है और ये वैल्यू चेंज होती है। अगर आप दोबारा कुछ चेंज करोगे तो हो सकता है सिस्टम कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू चेंज हो जाए। पता कैसे चलेगा, जैसे आपने राहुल डाला है वैसे आप वैल्यू डाल को एंटर दबाओगे तो न्यू वैल्यू भी यहाँ पे दिख जाएगी। तो हम लोग मान लो अभी के लिए इसका एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं 37145। आई थिंक यही था 37145। अब यहाँ पे हम लोग को ये एड्रेस कर लेना है कॉपी। कर लिया कॉपी, तो हमें क्या हो गया, इस फोल्डर का एड्रेस मिल गया जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स होंगे। तो हमें जब ये एड्रेस मिल जाता है तो बाकी सारी चीजें इजीली हो जाती हैं। अब ये राहुल यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं है, इस फोल्डर का एड्रेस यहाँ पे डाला 37145 और जैसे ही इंटर दबाया तो यहाँ पे देखो सारे लाइन से आए हैं पर मेरा वाला ये है, देखो हाईलाइट है 37145 और इसके आगे आप वैल्यू भी देख पा रहे हो 5। तो ये तो डिफरेंट वैल्यू मान लो, कभी वैसे तो 5 ही रहती है पर 5 से आप ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि अभी हम लोग ने 5 से प्रयास किया था कि चलो 5 हमको पता होगा तो हम ढूंढ लेंगे, पर नहीं मिलता है जल्दी। तो हमको एड्रेस यहाँ पे जैसे ही डाला तो ये वाला फोल्डर मिल गया। अब इस फोल्डर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो जैसे ही ओपन किया यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स मिलना शुरू हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ले लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट और वहां पे लेके चलता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। तो मैं इतने फोल्डर का ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक। और चलने से पहले यहाँ पे भी थोड़ा समझ लो कि जैसे ही आप इसके अंदर आए तो अब देखो यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया था, उसकी वैल्यू थी राहुल। अब इस नेम वाले वेरिएबल का जो एड्रेस है वो है 11215। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी हमारा एक वेरिएबल है। ये देखो, ये तो फोल्डर था, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं इसको। अब ये वेरिएबल का जो नाम था हमारा वो है नेम, ठीक है। वेरिएबल का क्या नाम था, वो है नेम। तो यहाँ पे लिख देते हैं इस वेरिएबल का नाम। इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, वैल्यू पड़ी है इसकी राहुल। तो यहाँ पे राहुल डाल देते हैं RAHUL और राहुल के जरिए ही हम लोग ने इस फोल्डर को भी ढूंढ लिया था, ठीक है। अब इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है, तो पर्टिकुलर एड्रेस इसके ठीक सामने लिखा है 11215। तो मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं जिससे क्लियर रहे चीजें। एड्रेस हम लोग येलो कलर से लिख रहे हैं 11215। ओके, इसी तरीके से बाकी वेरिएबल्स भी आप देख सकते हो। अब ये एज है, एज क्या है, कि नंबर डेटा टाइप। तो इसके आगे भी इसका एड्रेस दिख रहा है, पर अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी है तो इस तरीके से इसको ओपन करो तो ये देखो वैल्यू उन्होंने जो 22 डाली थी वो मिल रही है। अब किसी लोग को डाउट आएगा कि भैया वैल्यू के आगे एड्रेस दूसरा है और वेरिएबल के आगे एड्रेस दूसरा है। तो ये देखो बहुत ही अंदर की चीज है, इस पे आपको नहीं जाना, आपको इस एड्रेस को पकड़ना है 34771। इस तरीके से ये एड्रेस जो होंगे इनसे आप इन वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक हम लोग और वेरिएबल बना लेते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है, पर थोड़ा सा एक और होगा तो चल जाएगा क्योंकि चीजों को अच्छे से समझना है तो अच्छे से ही फिर समझते हैं थोड़ा सा। एज, एज में वैल्यू पड़ी है 22 और एड्रेस इसका क्या है, एड्रेस है इसका यहाँ पे 34771। तो यहाँ पे लिख देते हैं 34771। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, इसका भी एड्रेस मिल गया। अब और भी है, यहाँ बुलियन है, बुलियन के आगे इसका एड्रेस क्या मिल रहा है 73 और वैल्यू क्या है ट्रू। उसके बाद मार्क्स नाम का है, भले इसके अंदर अनडिफाइंड पड़ा है, अनडिफाइंड पड़ा है और यहाँ पे ये जो वैल्यू मिल रही है इसका एड्रेस है @67। तो इसी तरीके से इस फोल्डर के अंदर सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारे हमको यहाँ पे वेरिएबल मिल रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लेके आए, वैसे इतना कोई करने की जरूरत नहीं, पर हल्का सा देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रोसेस क्या किया, सबसे पहले ये एक फोल्डर के अंदर है, तो ये फोल्डर किसको क्या कहलाता है, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग ने क्या किया, एक वैल्यू पकड़ ली राहुल और इस वैल्यू से हम लोग ने ये फोल्डर ढूंढ लिया जिसके अंदर ये पर्टिकुलर सारे वेरिएबल पड़े हैं। अब अगर इस फोल्डर का एड्रेस मिल गया, फोल्डर का एड्रेस यहाँ पे लिखो, लिखा है 37145, ठीक। तो ये पूरा फोल्डर मिल गया। फोल्डर के अंदर जितने वेरिएबल हैं उनका एड्रेस ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मिल गया। ओके, क्लियर है। अब ये वेरिएबल नेम है और उधर से यहाँ पे राइट साइड में उनकी वैल्यू का नेम लिखा हुआ है। वेरिएबल किसी भी टाइप का हो चलता है, उसकी वैल्यू होगी तो उसका एड्रेस भी होगा। अब देखो वैल्यू नहीं भी होगी तब भी एड्रेस होगा, कोई ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है, तब भी उसका एड्रेस तो उसको मिलेगा ही। एक चीज यहाँ पे देखनी है, अगर हम लोग यहाँ पे राहुल की वैल्यू चेंज कर दें
तो क्या ये एड्रेस चेंज होगा कि नहीं होगा? पहला क्वेश्चन ये, अगर राहुल की वैल्यू मैं यहाँ पे कर दूं शुभम, तो क्या यहाँ पे एड्रेस चेंज होगा कि एक बार इसको जो डिक्लेयर कर दिया गया है वो वही रहेगा? तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आपके VS कोड में, एक सेकंड मेरे को दीजिए, यहाँ पे VS कोड पे आते हैं। आगे जाके मैंने कहा नेम की वैल्यू कर दो शुभम, और ये स्ट्रिंग है तो इसको कोटेशन में डाल दो, इतना कर दिया। अब आप जब यहाँ आओगे तो अभी तो कहोगे भैया यहाँ पे राहुल लिखा हुआ है, तो अब आपको दोबारा से स्नैपशॉट लेना होगा। जैसे स्क्रीनशॉट मान लो मोबाइल में कुछ चेंज हो गया डिस्प्ले पे तो दोबारा स्क्रीनशॉट लेते हो, वैसे ही दोबारा स्नैपशॉट लेना होगा। तो उसके लिए क्या है, ये देखो ऑप्शन जहाँ मेरा कर्सर है, इसको यहाँ पे क्लिक करो तो ये होगा क्लियर। दोबारा से यहाँ पे बस सिलेक्ट है हेड स्नैपशॉट, इस पर आपको एक स्नैपशॉट मारना है और यहाँ से दोबारा चीजें हम लोग करेंगे। तो अब वो विंडो सॉरी वहाँ पे सिस्टम कॉन्टेक्स्ट फोल्डर तक जाना है तो कैसे जाएंगे? कोई तरीका है? कहोगे भैया यहाँ पे एड्रेस तो लिखा है आपने, इस एड्रेस से चले जाओ 37145। तो दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कंट्रोल F किया और यहाँ पे एड्रेस भी डालने की कोशिश करी। यहाँ मान लो इस एड्रेस को हम लोग ने डाला 37 पहले लगा देते हैं @37145, यही है ना 37145। अब इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं, एड्रेस बदल जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का एड्रेस तुरंत बदलता है, कुछ भी आप चेंज करोगे। पता कैसे करेंगे? वैल्यू जो डाली स्ट्रिंग वाली उससे निकालते हैं। शुभम डाला, अब शुभम के आगे जो लिखा है, अब शुभम किसके अंदर है? नेम वाले वेरिएबल के अंदर, और नेम किसके अंदर? नेम इन सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, इस फोल्डर के अंदर है। और इसका नया एड्रेस हम लोग ये लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसकी जरिए हम लोग करते हैं फाइंड। ये मिल गया 139891। इसको जब ओपन करोगे तो अब देखो शुभम का जो एड्रेस था वो हो गया है 101113। तो जैसे ही आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को बदलते हो वो वेरिएबल की वैल्यू एड्रेस भी चेंज हो जाती है। एड्रेस कभी कांस्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे एड्रेस कभी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप वेरिएबल की वैल्यू बदले वो एड्रेस बदल गया। क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक तो कोई को आई थिंक डाउट होना नहीं चाहिए। दोबारा से रीडिफाइंड हुआ, और सिर्फ इसी का नहीं है, एज का भी एड्रेस बदला है। आप देख सकते हो एज का एड्रेस पहले कुछ और था और यहाँ पे कुछ और है। अच्छा एक चीज और मजेदार देखी है, जैसे यहाँ पे मान लो एक नेम नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू शुभम है, मैं एक नेम टू नाम का वेरिएबल बना दूं उसके अंदर भी शुभम डाल दूं, क्योंकि वैल्यू तो सेम हो सकती है। तो क्या दोनों को एड्रेस सेम मिलता है या दोनों को डिफरेंट एड्रेस मिलता है, ये देखना है। मतलब जैसे नेम के अंदर जो एड्रेस होगा क्या नेम टू के लिए भी वही एड्रेस होगा, ऐसा है? ये चीज हम लोग को कंफर्म करनी होगी। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोग इसको हटा देते हैं। अभी देखो नेम की वैल्यू क्या है? राहुल। तो मान लो उसको एड्रेस मिला है 121, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं लेट नेम टू, ये एक वेरिएबल बना दिया और इसको भी वैल्यू दे दूं राहुल, तो क्या इसको भी 121 मिलेगा या इसको कोई डिफरेंट एड्रेस मिलेगा? मतलब इन दोनों का एड्रेस सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये चीज जाननी है, क्योंकि वैल्यू तो दोनों में सेम है, भले ही वेरिएबल चेंज है पर वैल्यू सेम है। तो इसके लिए भी हमको ब्रदर आपको आना होगा यहाँ पे क्रोम पे, और यहाँ पे एक न्यू स्नैपशॉट लेना होगा इसको क्लियर करके। तो यहाँ पे जाएंगे टेक स्नैपशॉट करेंगे। अब जब यहाँ पे चले गए हैं तो फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे एड्रेस तो सब चेंज हो गए होंगे, तो राहुल नाम से चेंज करते हैं, सिस्टम कॉन्टेक्ट का एड्रेस से मिल चुका है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डाल के इसको सर्च किया। सर्च करने पे यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा वो फोल्डर सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का। अब यहाँ पे वेरिएबल आ गए सारे। एक मजेदार चीज देखी आपने, नेम उसके अंदर राहुल डाला, नेम टू में राहुल डाला, पर एड्रेस देखो 163305 163305 एड्रेस सेम है। तो एड्रेस सेम कैसे है? क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम है। तो ये मैंने काफी बार नोटिस किया है इस चीज को, और ये मजेदार चीज भी कि एड्रेस उन दो वेरिएबल का सेम हो जाता है जिनकी स्ट्रिंग वैल्यू सेम है। तो इस पे आपको देखो यहाँ पे तो इतना जानने को मिला कि अगर दो वेरिएबल की वैल्यू हमने सेम डाल रखी है बिल्कुल, तो उनका एड्रेस भी सेम है। पर अब आपको ये करना है, आपको करना सिर्फ इतना है कि इसके बारे में थोड़ा चैट जीपीटी से या किसी और से रिसर्च करो। अब देखो मैंने जब यहाँ पे इस पे भी क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे भी उसकी डिटेल आ रही है, पर एड्रेस सेम है। तो इस पे चैट जीपीटी पे जाओ या किसी भी एआई टूल में जाओ, पूछो कि एड्रेस सेम क्यों होता है। क्या सिर्फ स्ट्रिंग में ही एड्रेस सेम होगा, नंबर में नहीं होगा? मान लो यहाँ पे हमने जैसे लिखा है एज 22, तो एक एज 2 बना दें, उसको भी 22 दे दें, क्या उसके भी दोनों का एड्रेस सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे? या बुलियन 2 बना दें, उनकी वैल्यू सेम है? तो ये पूछो जाके, क्या सभी डेटा टाइप के लिए है कि सिर्फ स्ट्रिंग के लिए है? कि स्ट्रिंग में तो आपने देख लिया कि अगर दोनों की वैल्यू समान है तो यहाँ पे एड्रेस भी समान होंगे। अच्छा अब जैसे मैं इसका अगर एड्रेस कॉपी कर लूँ, कंट्रोल C कर लूँ
और यहाँ पे सब कुछ बंद कर दूँ, जैसे ऐसे सब बंद कर दिया, अब कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल एफ जहाँ पे ये है इनपुट फील्ड और यहाँ पे एड्रेस जाके जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखो हम लोग उस वेरिएबल की वैल्यू तक पहुंच गए। और उस वेरिएबल की वैल्यू पे पहुंचने का मतलब क्या, वो वेरिएबल ही है, ठीक है, राहुल। और यहाँ पे उसके जैसे आप यहाँ पे पहुंचे हैं ना नेम नेम और नेम टू के अंदर, देखो नेम टू के अंदर भी सेम ही वैल्यू है 163305, तो वो भी यहाँ दिख रहा है नेम टू। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट वहाँ पे पहुंच चुके हैं राहुल वाली वैल्यू पे। तो यही उस वेरिएबल का एड्रेस है। यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो देखो 2 मिल रहा है और दोनों ही सेम फोल्डर पे, नेम टू और नेम, ये दोनों ही सेम फोल्डर पे हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं हमको दोनों, ठीक है। तो इस जगह से आप ओपन करके देख सकते हो ऐसे। तो आई थिंक आपको इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि एड्रेस फाइंड करना अपने आप में एक ये होता है कि थोड़ा सा हमको ज़्यादा चीज़ें पता है। कुछ हमको अगर कभी एड्रेस नहीं मिल रहा है, कहीं कोई ज़रूरत है या किसी ने पूछ दिया कि कैसे फाइंड किया जाए, तो आप बता सकते हो। बाकी ये जो टैब है ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है। ब्राउज़र की इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और ये डेव टूल वाला जो भी सेक्शन है, चाहे ये हो या परफॉर्मेंस हो, नेटवर्क हो, सोर्स हो, इसके अंदर आपके ब्राउज़र की भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। उनको छेड़छाड़ नहीं करनी है, उनको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी चीज़ों को मतलब रखनी है बस, ठीक है। इसी के साथ मैं इसको कर देता हूँ कट। और अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चला, हम लोगों ने देखा कि एड्रेस कैसे ढूंढा जाता है। एड्रेस किसके अंदर होता है, एक पहले फोल्डर बना होता है और उस फोल्डर के अंदर वेरिएबल होता है, तो इस फोल्डर का भी अपना एक एड्रेस होता है और उस वेरिएबल का भी अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। 2 चीज़ों का एड्रेस होता है। तो पहले फोल्डर का एड्रेस निकालो, फिर वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा। अब आते हैं क्रोम डिबगिंग टूल्स पे। ये भी थोड़ा सा ऐसे ही टॉपिक है, मतलब इस पे भी आपको जितना बताऊं उतना फोकस करना, उससे ज़्यादा कि आपको इसमें ध्यान नहीं देनी है। तो क्रोम डिबगिंग टूल्स के लिए आते हैं VS कोड पे। ये कोड हटा देते हैं, थोड़ा सा कोड साइज आई थिंक यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है, मैंने लिखा था, तो इसी कोड को मैं उठा लेता हूँ। ये फंक्शन है, समझाने में ईजिली रहेगा। कंट्रोल एक्स ऊपर लेके जाते हैं, टाइम बच जाएगा, बढ़िया चीज़ है। देखो यहाँ पे 2 फंक्शन लिख दिए। अब इस वीडियो में आप आ चुके हो तो समझो ये कोर्स पूरा आप कंप्लीट कर चुके हो। ये लास्ट की वीडियो, इसके बाद कोई आपको सिलेबस का कोई टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसका मतलब है कि हम लोग को चीज़ें आती हैं। तो ये फंक्शन कैसे बना है, ये फंक्शन कैसे बना, ये तो समझाने की जरूरत नहीं होगी, पर फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। ये है फंक्शन ए, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है एक्स, उसकी वैल्यू 5 दे दी है। फिर हम लोग ने x में 3 जोड़ दिया तो 5 3 होते हैं 8 और x की वैल्यू हो जाएगी 8 और वो प्रिंट हो जाएगी कंसोल लॉग में, ठीक। फिर ये होता है फंक्शन बी, मतलब सेकंड फंक्शन। इसमें y की वैल्यू है 10, 10 को हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 होकर y के अंदर आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग में y प्रिंट हो जाएगा। पहले ए वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक कंसोल लॉग हमने लिखा है, इसमें हम लोग ने क्या लिखा है, हेलो आफ्टर 1 फंक्शन कॉल, मतलब जब ये वाला फंक्शन चल जाएगा तब ये वाला चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला चलेगा। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये चलता कैसे है, इस चीज को देखना है। हमेशा हम लोग ने मुंह से तो जानना है कि जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है वो 1 बाय 1 एक एक फंक्शन को कॉल करता है और जिस भी फंक्शन को वो कॉल कर रहा होता है वो उसकी स्टैक मेमोरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बाय एग्जांपल अगर समझे थोड़ा सा, यहाँ पे और एक पेज ले लेते हैं भाई, जब समय लग रहा है तो अच्छे से चीजें समझ में आए। ये फंक्शन ए, समझना मेरी बात, ये फंक्शन बी, ये है फंक्शन सी, ठीक। अब ये है स्टैक मेमोरी, ठीक। ये किस पे काम करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे, लिफो बोलते हैं, लास्ट इन सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ, जो लास्ट में आता है वो पहले निकलता है। तो अब यहाँ पे जैसे ये फंक्शन आया, फंक्शन ए, तो पहले जो आया है वो यहाँ पे फंक्शन ए मान लो पहले आ गया, तो हम लोग पहले एक ही फंक्शन को यहाँ पे मेमोरी के अंदर लेंगे। उससे पहले सिर्फ एनोनिमस होता है। एनोनिमस क्या है, एक ग्लोबल फंक्शन, इसको हम लोग नाम एनोनिमस बाय डिफॉल्ट क्रोम ने दे रखा है, सारे ब्राउजर ने दे रखा है, तो इससे पहले इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जब आया इसके अंदर फंक्शन ए कॉल किया गया, अब फंक्शन ए के अंदर जितनी चीजें होंगी वो चीजें वेरिएबल्स के रूप में यहाँ आएंगी। मान लो एक वेरिएबल है एक्स नाम का जिसकी वैल्यू 5, फिर एक्स में क्या हो रहा है, एक्स प्लस 2 हो रहा है, तो ये वेरिएबल क्या हो गए, लोकल में आ गए, ठीक है। अब ये कॉल हो गया, कॉल होने के बाद जब सारी चीजें हो जाएंगी तो ये चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और फिर ये दूसरा आएगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर वो बाहर निकलेगा, फिर तीसरा आएगा, तीसरा चलेगा। तो एक फंक्शन पूरा कंप्लीट रन हुआ, उसके बाद एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दूसरे पे आया, वो रन हुआ, फिर तीसरे पे आया, तीसरा रन हुआ, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, ओके।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको विजुअली दिखाने की कोशिश करता हूँ इंजन कैसे कैसे एक एक फंक्शन को चलाता है। तो विजुअली देख कैसे पाएंगे भाई, कोड तो 1 सेकंड भी नहीं लेता रन होने में, तुरंत का तुरंत रन हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, कोड का जो एग्जीक्यूशन है, समझना, जो एग्जीक्यूशन मतलब कोड जो चलता है उसको कर देंगे पॉज। ये पॉज कैसे किया जा सकता है बताऊंगा। पॉज कर देंगे, रुक जाएगा, फिर हम लोग उसको अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो हमको समझ में आएगा कि कोड एक्चुअल में रन कैसे होता है। एक एक स्टेप पे क्लिक करते जाएंगे तो वो एक एक कॉन्टेक्स्ट आगे बढ़ेगा और हमको पता चलेगा कि कोड जो है हमारा वो एक्चुअल में रन कैसे होता है। इस चीज को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसको क्रोम पे ओपन किए हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट टैब को ओपन कर लिया। टैब को ओपन करते ही क्या होगा, अब ये ऑटोमेटिक ये पूरी विंडो पे ओपन होगा, क्योंकि हम लोग ने पहले अभी जब पढ़ रहे थे वो हाउ टू फाइंड एड्रेस, वेरिएबल एड्रेस, तो वहां पे हम लोग ने इस पर क्लिक करा था, तो इससे क्या हो गया, विंडो बाहर आ चुकी है। आप चाहें तो दोबारा से इसको अंदर यहाँ पे या यहाँ पे क्लिक करके ले जा सकते हैं, पर हमारे लिए अच्छा है ये बाहर रहे, ठीक है। अब कौन से टैब पे जाना है भाई, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, बहुत सारे टैब हैं। तो यहाँ पे हमको ये तीसरा टैब सोर्स वाला दिख रहा है, इस पे जाना है, ठीक। इस पे चले गए। अब जैसे ही सोर्स टैब पे चले गए तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो हमारा कोड दिख रहा है और राइट साइड में यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं, ठीक है। इन कुछ चीजें पर बात करेंगे कि क्या है, ओके। आपका हो सकता है ये राइट साइड वाला नीचे आ रहा हो, तो आपको हल्का से क्या करना है, जूम आउट करना है, कंट्रोल माइनस पे क्लिक करके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत, जैसे मान लो हम थोड़ा सा इसको प्लस प्लस कर दें तो देखो ये नीचे आ गया, अगर इसको थोड़ा सा माइनस कर देंगे तो ये राइट साइड पे आएगा। तो ये तरीका, राइट साइड में ये हो लेफ्ट साइड में ये हो, ये समझने में आसानी देता है। अब समझना यहाँ पे हम लोग कैसे ये देख सकते हैं कि हमारा कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। जब ये विंडो आपने ओपन कर ली है तो उसको ओपन करने के बाद फर्स्ट तो आपने काम कर लिया, फर्स्ट स्टेप ले लिया कि आपने ये सोर्स वाली विंडो ओपन कर ली। सेकंड स्टेप होता है आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट वो जगह होती है जहां से आप चेक करना चाहते हो कि कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा। भाई हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट बी वाला फंक्शन देख लें, हम चाहे तो चाहे कंसोल लॉग को एग्जीक्यूट होते देख लें, हम चाहे तो चाहे किसी पे करके देख लें, पर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक एक स्टेप यहाँ से ए से देखा जाए। भाई ए से कॉलिंग स्टार्ट होगी, पहले ए का पूरा चलेगा, फिर वो हटेगा, फिर ये कंसोल लॉग ये वाला चलेगा, फिर उसके बाद बी चलेगा। तो हम यहाँ पे ए पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ जहाँ 15 लिखा है इस पे जैसे क्लिक करते हो तो देखो एक ब्लू ब्लू यहाँ पे आ चुका है टैग, तो ये होता है ब्रेक पॉइंट। अब पता चलेगा कि यहाँ से जब जावास्क्रिप्ट इंजन आएगा तो वो कोड को कैसे एग्जीक्यूट कराएगा लाइन बाय लाइन। तो ये लगा दिया ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद आपको क्या करना होता है, पेज को रिफ्रेश करना होता है। तो यहाँ रिफ्रेश का तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है क्योंकि रिफ्रेश का ऑप्शन तो यहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल आर से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो कंट्रोल आर किया तो रिफ्रेश करते ही अब देखो यहाँ लिखा है पॉज ऑन ब्रेक पॉइंट। तो पॉज का मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूशन होता है, जो जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूशन करता है वो पॉज हो चुका है। अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारे हाथ में है, हम उसको लाइन बाय लाइन कंट्रोल देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक। इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ जो ये ऑप्शन आ रहे हैं इन पे अभी बिल्कुल ध्यान मत दो, थोड़ी देर के लिए इसको बताऊंगा। ऊपर देखो ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक छठा, ठीक। अब मैं सबसे पहले छठा बता देता हूँ क्योंकि सबसे सरल है। इसका मतलब है जो आपने ब्रेक पॉइंट लगाया इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। मान लो काफी सारे ब्रेक पॉइंट लगे, यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा है, तो हमको ब्रेक सारे को करना है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं डीएक्टिवेट, और दोबारा एक्टिवेट करना है तो इस पे करेंगे दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट की जरूरत अभी पड़ेगी नहीं, ना के बराबर है। फिलहाल एक्टिवेट है, हमको डीएक्टिवेट नहीं करना है, ओके। अब 5 ऑप्शन बचे, 1 2 3 4 5। 5 में से जो ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ऑप्शन है। बाकी इन 4 का क्या ही कहना, ये बस है, कभी कहीं कोई बिरले केस हो तो यूज हो जाए, बता दूंगा, पर सबसे ज्यादा इसका यूज करना है। अब ये यूज कैसे होता है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अगर मान लो जावास्क्रिप्ट इंजन चल रहा होता तो वो कैसे चलता, एक एक कदम आगे बढ़ाता, तो वही आप देख सकते हो कि कैसे एक एक कदम आगे बढ़ेगा। सबसे पहले अभी हम लोग कहाँ हैं, ए की फंक्शन कॉल पे, तो हम लोग ने इस पे क्लिक किया। अब क्लिक होते ही ये कहाँ चला गया, ए के अंदर। ए की जहाँ डिफिनेशन लिखी है, डिफिनेशन ए की लिखी है, इसके अंदर चला गया। और ये लाइन देखो ब्राउन ब्राउन है, ये क्या बताती है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ चुका है, पर अभी रन नहीं हुआ है। रन ना होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे अभी रुका हुआ है। जब आप अगला स्टेप क्लिक करोगे तो ये लाइन रन हो जाएगी और ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा इस वाली लाइन पे। तो हम लोग करते हैं इस पे क्लिक, तो अब ये लाइन हो चुकी है रन। जैसे ही रन हुई तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है x = 5, मतलब x को 5 की वैल्यू दे दी गई है। अब इस लाइन पे आए हैं।
अब मुझे ये बताओ क्या ये लाइन में अभी चल चुकी है, यहाँ पे x की वैल्यू 8 हो चुकी है? नहीं, अब ये रुका हुआ है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे x की वैल्यू 8, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन चल चुकी है इसलिए हो चुका। अब क्या कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हुआ होगा? अभी नहीं हुआ होगा, भले ही ये लाइन यहाँ पे है, पर ये पूछ रहा है किसको चलाना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तब ये रन करेगा। अब रन करते ही कंसोल डॉट लॉग हुआ, 8 प्रिंट हो गया यहाँ पे कंसोल पे, ये देखो ठीक है। अब यहाँ पे ये लास्ट है, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन यहाँ से कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट निकल आया बाहर। तो भैया जब ए यहाँ पे कॉल हुआ था तो कंप्लीट ए की जो डिफिनेशन थी वो चल गई, यूज हो गया फंक्शन, कॉन्टेक्स्ट बाहर निकल आया, मतलब इंजन बाहर निकल आया। अब बाहर निकलने के बाद जो भी वेरिएबल यहाँ पे बने थे वो है ही नहीं, वो उतनी देर के लिए थे जितनी देर ये फंक्शन में चीजें चल रही थी। तो ये इसको बोलते हैं लोकल स्कोप। और जो ग्लोबल स्कोप होते हैं उनका हर जगह यूज कर सकते हो, मतलब जैसे किसी फंक्शन के अंदर आप कोई वेरिएबल ना बनाओ, आप ऐसे बना लो लाइन नंबर 21 पे, 20 पे, 15 पे, किसी फंक्शन मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ना बना के अगर कहीं बाहर बना रहे हो तो वो ग्लोबल स्कोप होता है। पर किसी फंक्शन के अंदर बनाया है तो जितनी देर वो फंक्शन चल रहा है, रन हो रहा है, उतनी देर तो वेरिएबल है, उसके बाद उनका कोई नाम निशान नहीं है। अब हमारा किस पे है ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इस वाली लाइन पे। ये पूछ रहा है कि कंट्रोल यहाँ पे है, क्या इसको रन करना है? तो अभी तो यहाँ पे रन हुआ नहीं है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस वाली बटन पे तो ये रन हो गया, देख लो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब आए हैं हम लोग फंक्शन बी पे, तो बी को कॉल होगा। तो अभी बी पे है, कॉल नहीं हुआ है, कॉल जब होगा जब इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कॉल हुआ तो हम पहुंच गए बी के अंदर, ठीक। तो अभी कॉल हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अब आए हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग y की वैल्यू 10 देनी है, पर अभी 10 मिली नहीं है, यहाँ पे रुका हुआ है ना। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जब ये नीचे आ चुका है समझ लो, तब ये ऊपर वाली लाइन रन हो चुकी है। जिस पे ये होता है वहां पे ये रुका है, अभी वो लाइन रन नहीं हुई है, वो चली नहीं है। ये जब मान लो इसके नीचे है तो ऊपर वाली लाइन चल चुकी है, तो y की वैल्यू हो गई 10, ठीक। अब y मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रुका है, जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो y मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ, तो अब y की वैल्यू हो गई 20। अब हम लोग आ गए कंसोल डॉट लॉग वाले पे, तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रुका है, अभी भी यहाँ पे देखो प्रिंट नहीं हुई है 20। पर जैसे इस पर अगला स्टेप लेंगे तो ये वाली लाइन हो चुकी है एग्जीक्यूट, और यहाँ पे कंसोल में 20 प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन के बाहर आ चुके हैं, ठीक। अब जैसे इस पे क्लिक किया तो सारा कोड हमारा चल चुका है बाकायदा रन होके, और उसके नीचे हम लोगों ने काफी ज्यादा यहाँ पे 116 तक का या 117 तक का हम लोगों ने स्पेसेस ले रखे थे, इसलिए वो नीचे चला गया है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार और नेक्स्ट नहीं करना है, ये हमारा जितना कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ। जावास्क्रिप्ट इंजन भी इसी तरीके एग्जीक्यूट कराता है, पहले ए फंक्शन कॉल होगा, सब चीजें होंगी, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा, वो स्टैक मेमोरी में चीजें लेता जाता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी कैसे। अब क्या करना है सर, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इतनी चीजें हो गई, दोबारा से हम लोग को करना है पेज को रीलोड। रीलोड किया तो दोबारा से अभी यहीं पे है, ए पे हमारा कॉन्टेक्स्ट आकर रुका है, अभी चल नहीं रहा है। हम लोग ने फर्स्ट वाले चीज को समझ ली, ठीक है। अब हम लोग बाकी को समझते हैं, तो बाकी को समझने के लिए आते हैं यहाँ पे लास्ट वाले पे। ये ऑप्शन समझो दिया तो गया पर सबसे बेकार ऑप्शन है, क्यों? इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या, क्योंकि क्लिक तो किया था, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको क्लिक करने का मतलब है जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था या फिर जो जावास्क्रिप्ट इंजन था जो रुका था, वो रुकेगा नहीं, रिज्यूम हो जाएगा, मतलब चल पड़ेगा। और चलने में कितना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा 8 प्रिंट होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे ये वाला फंक्शन चलेगा, फंक्शन ए, फिर ये यहाँ पे ये वाली लाइन प्रिंट होगी जो यहाँ पे दिख रही है, ये हेलो आफ्टर वन फंक्शन कॉल, फिर बी वाला चलेगा तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग में। देखिएगा मैं करूंगा, जैसे ही इस पे क्लिक किया फंक्शन हो गया रिज्यूम, और यहाँ पे देखो सब चीजें प्रिंट हुई 8, और फिर ये देखो ये लाइन और फिर 20। तो इसका कोई फायदा है? जनरली नहीं है, कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो नॉर्मली भी ऐसा रन करता ही है। दोबारा से कंट्रोल आर करते हैं, जब भी दोबारा आपको चीजें चेक करनी हो तो फिर पेज रिलोड करना पड़ता है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन समझ में आया। अब ये वाला क्या है, ये वाला जैसे ही आप इस पे होवर करते हो, मैं थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेता हूं, अगर आई थिंक ये F11 से बड़ा हो जाए, हो तो जाना चाहिए, वैसे नहीं हो रहा है, चलो रहने देते हैं, और एक बार रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, पहले अगर इसको मैं यहाँ पे जब ओपन कर रहा था तब कर लेता तो ये हो जाता, पर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इस पे जैसे होवर किया तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप 1 नेक्स्ट फंक्शन कॉल, मतलब आप जिस फंक्शन कॉल पे हो अगर उसको ना चलाकर आप डायरेक्ट दूसरे को चलाना चाहते हो तो ये चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग अभी कहाँ है, ए पे, अगर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ए के अंदर जाएगा और अंदर जितनी चीजें रन कराएगा। पर मैं चाहता हूँ कि ए ना चले, डायरेक्ट ये कर्सर कहाँ पे आ जाए, कंसोल डॉट लॉग पे आ जाए।
एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि बी पे आ जाए। तो हम लोग एक बार क्लिक किए तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। ए चला, ऐसी बात नहीं कि चला नहीं, चला, पर ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप आपको दिखेगा। स्टेप बाय स्टेप ले जाना है तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। पर अगर आप यहाँ इधर की तरफ से ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये डायरेक्ट क्या करता है, इसको चला देगा और दूसरी फंक्शन कॉल पे ले जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे भी स्टेप बाय स्टेप ना जाके बी पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने एक बार और किया तो ये डायरेक्ट बी पे चला गया। तो ये क्या करता है, जंप करता है एक फंक्शन कॉल से दूसरे फंक्शन कॉल पे। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे अगर दिखाऊं, थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ, ये लो। अब जैसे ए लिखा है, ए को कॉल करना है, बी लिखा है, बी को कॉल करना है, सी को लिखा है, सी को कॉल करना है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ए पे। तो अगर आप नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करोगे जो स्टार्टिंग में सबसे पहले, तो वो ए के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए के अंदर जाएगा, उसकी डिफिनेशन में जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलेगा, और जब बाहर आएगा तब वो बी के पास आएगा यहाँ पे। पर इस सिचुएशन में यहाँ ये नहीं होगा। जैसे ही आप ये जंप वाली बटन पे करते हो, मतलब ये जो इधर से ये वाली बटन है, ये वाली सेकंड वाली, लास्ट से मतलब स्टार्टिंग बोल लो या इधर से लास्ट बोल लो, स्टार्टिंग से बोलोगे तो सेकंड वाली, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बटन पे क्लिक करते हो तो ये ए चलेगा, पर इसके अंदर ना जाके आपको डायरेक्ट ये कॉन्टेक्स्ट उठाएगा, इस तरीके से इसको उठाएगा कॉलिंग को, और यहाँ पे लेके आएगा बी पे, मतलब जंप कर जाएगा। ये ए पूरा चल चुका है, जो भी अंदर कोड था वो चल चुका है, आपको दिखेगा नहीं। आप चाहते हो कि नहीं मुझे बी को भी नहीं चलाना है, डायरेक्ट सी को देखना है, तो ये उठाएगा डायरेक्ट सी पे ले आएगा। तो ये कोड ऐसा नहीं कि इनके अंदर के कोड नहीं चल रहे हैं, कोड बाकायदा रन हो रहे हैं, कोड पूरा यहाँ पे रन हो जाएगा, पर वो अंदर जाके दिखेगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप जंप मार मार के फंक्शन कॉलिंग पे जाएगा। इसीलिए मुझको ये सारे मतलब ऑप्शंस इतने अच्छे नहीं लगते हैं, ये वाला अच्छा लगता है। अब है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टेप इनटू नेक्स्ट कॉल। स्टेप इनटू नेक्स्ट कॉल, मैंने एक बार रिलोड कर लिया इसको। तो ये वाला और ये वाला जो फर्स्ट वाला है बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने इस पे भी क्लिक किया तो देखो ए के अंदर गया, फिर इस पे क्लिक किया तो फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन पे गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ऐसे जैसे आपका ये वाला चलता है नेक्स्ट वाला, वैसे ही ये चलता है, एक एक फंक्शन के अंदर जाता है और कोड को रन करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये थर्ड वाला ऑप्शन और इधर से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सेम है। अब इसको समझ लेते हैं। ये ऑप्शन तो अपने आप में ही मुझको थोड़ा सा कम समझ में आता है। स्टेप आउट ऑफ करंट फंक्शन। स्टेप आउट ऑफ करंट फंक्शन का क्या मतलब है, मान लो अभी हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, ए पे, तो हमने मान लो एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, तो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ आ चुका है, ए के अंदर, मतलब ए के अंदर जो कोड है उसको रन करने के लिए। एक मान लो और आगे बढ़ा दिया, पर मैं चाहता हूँ कि यार इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है, गलती से अंदर आ गए हैं, डायरेक्ट यहाँ कंसोल डॉट लॉग पे चलो, मतलब अब हमको यहाँ से बाहर निकलना है। तो ये जिस फंक्शन कॉल के अंदर हो उससे बाहर निकालने में आपको मदद करता है। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो डायरेक्ट ये कंसोल लॉग पे आ चुका है। क्लियर है। अगर मैं थोड़ा सा एक काम करूँ, ये बी वाले को उठा के ऊपर कर दूँ, ठीक है, ये बी वाले को उठाया ऊपर कर दिया। अब देखिएगा मैं यहाँ पे आता हूँ, पेज को करता हूँ रिलोड। मान लो ए के अंदर गलती से चले गए आप, ठीक है, पर आपको ए की चीजों को एक एक लाइन नहीं समझना है, आपको डायरेक्ट बी पे आना है। पर अब कोई ऑप्शन तो है नहीं भाई, ए के अंदर हो तो वापस कैसे आओगे। एक चीज समझ लो, जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें कभी अंडू का ऑप्शन नहीं हो सकता है। अंडू का ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है कि एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एक स्टेप भी आगे बढ़ गया तो आप उस स्टेप को पीछे नहीं ले सकते हो, बैक का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बैक का। तो बैक तो जा सकते नहीं है, और बैक जा नहीं सकते तो आगे जाने का ही ऑप्शन है, तो एक एक लाइन आगे जाना पड़ेगा। तो आप एक एक लाइन आगे जाने से अच्छा आप सोच रहे हो कि किसी तरीके से हम बाहर आ जाएं डायरेक्ट बी पे, डायरेक्ट बी पे आ जाए, पर ये सारा कोड चल जाएगा। आप बी पे आ जाओ वो ठीक है, पर चल जाएगा। तो आप क्या करते हो, इस पे क्लिक करोगे, इसका मतलब है स्टेप आउट, मतलब बाहर निकलो, जो भी करंट फंक्शन चल रहा हो, ठीक है। तो मैंने कहा इससे बाहर निकल आए और बी के अंदर आ गए, और बी के अंदर आप चले जाओ। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे बी से भी बाहर निकलना है, कंसोल लॉग पे आना है, तो फिर इस पे क्लिक कर दो, आप बी से बाहर निकलना है, कंसोल लॉग पे आ गए। तो ये बस इतना ही करता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर जा चुके हो, वहां आपको बाहर निकलना, तो ये बाहर निकालने में मदद कर देगा, परंतु वो कोड जो है ये लाइन बाय लाइन वो चल चुका होगा। क्लियर है, ठीक है। मैं एक बार कंट्रोल आर आउट करता हूँ, रिलोड करता हूँ। अब ये जो ऑप्शन है इनको समझता हूँ। इन ऑप्शन में ज्यादा कुछ नहीं समझना है, वॉच से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ लेना देना है तीन चीजों से, ब्रेक पॉइंट, स्कोप, कॉल स्टैक, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी चीजें मिल जाती है, जैसे इवेंट लिसनर, ब्रेक पॉइंट। तो डिफरेंट टाइप की इवेंट लिसनर आपने पढ़े होंगे, मैंने जावास्क्रिप्ट में बहुत इवेंट लिसनर पढ़ा है। मैंने लोड पढ़ाया है, मैंने मीडिया के भी थोड़े बताए थे, माउस के काफी सारे बताए थे,
उसके बाद पॉइंटर बताए थे थोड़े बहुत, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया था। बाकी जो कोई एनिमेशन है, कैनवास है, ये सब इतना कोई ऐसा, जब आप कोई बड़ा बना रहे होगे एप्लीकेशन, तो वहाँ पे अलग से आपको जानने को मिल जाएगा। आप डॉक्यूमेंटेशन कहीं पढ़ लो, एआई से पूछ लो, तो आप यूज कर सकते हो। पर एक्चुअल में कैसे यूज किए जाते हैं इवेंट लिस्नर, और जो इंपॉर्टेंट है, जो डे टू डे आप यूज करोगे, उन सारे को बताया। जैसे कीबोर्ड सारे बता दिए थे, तो ऐसे काफी सारे मैंने बताए। तो ये जितने इवेंट लिस्नर हैं, इन पे भी आप रोक लगा सकते हो। जैसे कोई इवेंट चल रहा है, उस पर भी रोक लगा सकते हो इन पे क्लिक करके। जैसे अगर आप कीबोर्ड पे आओ, तो कीबोर्ड में की अप, की प्रेस, इनपुट, इन पे अगर आपने किसी पे एक पे क्लिक कर दिया, तो उस पर रोक लगेगी, वहां पे पॉज हो जाएगा। तो इन पे भी आपको कोई लेना देना इतना है नहीं। ठीक है, आपको सबसे पहले ब्रेक पॉइंट पे क्या है, ब्रेक पॉइंट पे आपको ये दिखेगा कि किस लाइन पे ब्रेक पॉइंट आपने लगाया है। जैसे यहाँ पे ए की फंक्शन कॉल पे लगा है, अगर मैं बी पे भी लगा दूं, तो यहाँ पे बी भी ऐड हो गया है, पर मैं बी पे हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा किस फाइल के किस कोड के आगे ये आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब ब्रेक पॉइंट में और ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है, आना है स्कोप में। स्कोप के अंदर आगे तो आपको एक दिख रहा है ग्लोबल, और नीचे दिख रहा है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक को ओपन करो, तो कॉल स्टैक के अंदर अभी क्या है, एनोनिमस। मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, तो एक कॉल स्टैक ड्रॉ की थी। उसमें बताया था कि जब कोई भी फंक्शन अभी रन नहीं हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट एनोनिमस फंक्शन उसके अंदर है। एनोनिमस फंक्शन ग्लोबल फंक्शन है, मतलब वो अपने बाप का घर के तरीके समझ के बैठा है, और उसका वहां पे काम भी है। ऐसा नहीं बैठा कि फालतू में, पर काम भी है। तो भैया यहाँ पे एनोनिमस क्यों लिखा है? एनोनिमस उसको कोई नाम नहीं दिया गया, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट बोल लो या ब्राउजर बोल लो, उसको एनोनिमस उसको नाम देके रखा है। ठीक है, स्कोप में अभी सिर्फ ग्लोबल दिख रहा है। तो ग्लोबल में क्या है, अभी जो जो वेरिएबल्स ग्लोबल स्कोप में बने हैं, या जो जो फंक्शन ग्लोबल स्कोप में बने, वो इसके अंदर है। तो सिर्फ वो नहीं जो हम लोगों ने बनाए हैं, ऑल दो जो हमने बनाए वो भी होंगे, पर वो सारे होंगे जो ब्राउजर हमें देता है। जैसे ए हमने बनाया है, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे है। उसके बाद ये जो बी बनाया हमने बनाया है, हाँ है। पर क्या एक्सियोस भी हमने बनाया है? नहीं, वो यहाँ पे इंस्टॉल है। ठीक है, उसके बाद और क्रोम के कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, ये आपने यूज किए होंगे। तो ये सारे फंक्शंस कौन से हैं? ये ब्राउजर हमें देता है। एक्चुअल में ये राज की बात है, आपको पता ही नहीं होगा। बहुत सारे फंक्शंस तो जावास्क्रिप्ट के खुद के है भी नहीं, जो आप ऐसे नहीं यूज करते, वो ब्राउजर हमें देता है यूज करने के लिए। तो सारे ब्राउजर में वो डाले गए हैं, और सारे ब्राउजर में ही चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोज हो गया, कुकी स्टोर हो गया, कुछ फंक्शंस तो यहाँ पे ब्राउजर के होते हैं। अब जिनमें से सबसे फेमस है क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, ये सब आपने पढ़े होंगे। और ये सारे फंक्शन, फोकस फाइंड, ये खुद के ब्राउजर के हैं। तो ये ग्लोबल स्कोप में बने हैं, तो ये ग्लोबल के अंदर हैं। क्या लोकल के अंदर अभी कुछ भी है? लोकल के अंदर जब ही होते हैं जो हम लोग फंक्शन के अंदर डाल दें। तो भैया फंक्शन के अंदर तो ये x पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये y पड़ा है, तो यहाँ पे लोकल क्यों नहीं दिख रहा है? लोकल जब ही दिखेगा जब ये फंक्शन चल रहा होगा, मतलब इस पे एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, तब यहाँ पे लोकल दिखेगा। और अभी दिखाता हूँ, बस जस्ट एक सेकंड दिखाता हूँ। क्या कॉल स्टैक के अंदर कुछ है? नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप देखना। हम लोग ए के अंदर रुके हुए हैं, अभी ए कॉल नहीं हुआ है, सिर्फ उस पर हमारा एक तरीके से बैठा है, जो चला रहा है कोड जावास्क्रिप्ट इंजन, वो बैठा है लिए कि हाँ इसको चलाना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करते हैं, तो ए हो गया कॉल। तो कॉलिंग का जो हमारा मैकेनिज्म है, वो किसके पास पहुंचा? ए की डिफिनेशन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पहुंच गया ए के अंदर, डिफिनेशन के अंदर। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे दो चीजें देखो। पहले तो कॉल स्टैक के अंदर आ चुका है ए, हाँ या ना? कॉल स्टैक के अंदर आ चुका है ए। उसके बाद लोकल भी एक बन के आया। अभी तक तो सिर्फ यहाँ ग्लोबल लिखा था, देखो यहाँ पे ये लोकल फोल्डर भी आ गया है। और लोकल के आगे लिख किया है x। तो x हम लोग ने बनाया है, तो x आ चुका है। पर यहाँ पे लिखा है वैल्यू अनअवेलेबल। तो अभी इसको वैल्यू इसलिए नहीं मिल पाई है कि अभी ये रन नहीं हुई है पूरी लाइन। जब ये रन हो जाएगी तो x को वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी। दिखाता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब देखो x के आगे लिख के आया 5, क्योंकि ये लाइन रन हो चुकी है। पर भैया यहाँ पे 8 क्यों नहीं लिख के आया? या तो यहाँ पे कर्सर है। अब ये वही बात करेगा जिसने बिल्कुल फोकस से वीडियो नहीं देखी होगी। कर्सर यहाँ पे एक तरीके से दिख रहा है। कर्सर क्या, इसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोल दो ज्यादा ठीक है, या आप कंट्रोल बोल दो। कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा है, पर अभी ये चला नहीं है। चलिएगा जब जब आप नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक कर दोगे, ये यहाँ से चला जाएगा। मतलब इसके जाने के बाद, मतलब जैसे यहाँ पे कोई आया, और कोई आने के बाद खाना रखा है, वो बैठा है, पर वो अभी खाएगा नहीं। वो जब यहाँ से चला गया, समझ लो तब खाना खाया जा चुका है। तो इस पे जैसे क्लिक किया, तो अब x+3 हो गया है, और x की वैल्यू यहाँ पे 8 हो चुकी है। आ गई, x+8 हो गया। और यहाँ पे देखो a अभी है, यहाँ पे x+8 हो गया। पर ये लाइन अभी भी नहीं चली है, क्योंकि यहाँ पे कंसोल पे देखो कुछ प्रिंट नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अब ये console.log वाली लाइन चल चुकी है, यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे x8 है, क्यों? क्योंकि अभी लोकल हमारा ये फंक्शन है।
जैसे ही इस लाइन से बाहर हम लोग निकले, अब कुछ भी नहीं है। कॉल स्टैक से देखो ए चला गया और लोकल वाला फोल्डर ही चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि जब ए पूरी तरीके कॉल हो गया तो ए फंक्शन कॉल होने के बाद जब हट गया तो अब कॉल स्टैक के अंदर क्या है? अभी तो कुछ नहीं है। और जब फंक्शन ही चला गया तो फंक्शन के अंदर के वेरिएबल भी चले गए। वो जब तक फंक्शन रहता है तब तक वो वेरिएबल रहते हैं, नहीं है फंक्शन तो वेरिएबल भी नहीं है। तो ये बी वाला क्यों नहीं? क्योंकि बी तो अभी चला नहीं ना, बी तो यहाँ पे भी रुका हुआ है कंट्रोलर। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे देखो तब बी आ जाएगा। तो कॉल स्टैक के अंदर क्या आ गया? बी आ गया, ध्यान से देखो। और लोकल एक फोल्डर बन गया, वाई आ गया। अब वाई वेरिएबल को भी वैल्यू मिली नहीं है तो उसके आगे लिखा है वैल्यू अनअवेलेबल। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो वैल्यू मिल गई 10। अभी 10 गुना 20 हुआ नहीं, मल्टीप्लाई हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी रुका हुआ है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब 10 मल्टीप्लाई 2 हो गया तो यहाँ पे 20 आ गया। अभी भी बी कॉल स्टैक पे है क्योंकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब ये console.log में वाई प्रिंट कर दिया और यहाँ पे इस तरीके चीजें हो गई। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल स्टैक में क्या क्या फंक्शन है और लोकल में क्या क्या वेरिएबल है और उन वेरिएबल को कैसे कैसे वैल्यू मिल रही है, कैसे कैसे जावास्क्रिप्ट इंजन एक एक फंक्शन को रन करता है, ये भी आप यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके देख सकते हो। अब जैसे इस पे क्लिक किया तो हम बाहर निकल आए। अब इस पे जैसे क्लिक कर दोगे नेक्स्ट तो ये भी चल जाएगा, ये भी यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब एक काम आपको देता हूँ, बहुत सिंपल सा काम है, कुछ ना करना। आप आना इस फंक्शन के अंदर, ए के अंदर, इस फंक्शन के अंदर आना और इसके अंदर एक और फंक्शन बनाना और लिख देना ए चाइल्ड। ठीक है, और ए चाइल्ड के अंदर भी आप कुछ वेरिएबल बनाना या फिर इसी के वेरिएबल को कंसोल कराने की कोशिश करना। फिर देखना आपको वो चीज दिखेगी जो मैंने बताई थी, लीफो प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉल स्टैक के अंदर वो चीजें देखने को मिलेंगी, एक के बाद एक फंक्शन कैसे आता है और जब पहला फंक्शन खत्म होगा तब दूसरा, इस तरीके से मतलब कैसे कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मल्टीपल फंक्शन कॉल स्टैक में, वो चीजें जानने को मिलेंगी। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि ये हो कैसे रहा। इसी को बोलते हैं डिबगिंग। ये ऊपर के जो ऑप्शन है डिबगिंग के लिए यूज किए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज किया जाता है। और ये जो यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं, कॉल स्टैक, ग्लोबल और लोकल स्कोप, ये यहाँ पे यूज किया जाता है। बाकी जब डिबगिंग के ऊपर वीडियो आएगी तो वहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये थोड़ा थोड़ा ये सब बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। कंसोल आप जानते ही हो, अभी तक कंसोल काफी ज्यादा यूज किया जा चुका है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखो हम लोगों ने काफी चीजें समझ ली हैं। अब हमारे पास उद्देश्य क्या है? टर्नरी ऑपरेटर समझने का, तो उसको भी देखते हैं। बट टर्नरी समझने से पहले मैंने जो आपको काम दिया है वो करना है। बहुत सिंपल से काम है, आपको कुछ इतना नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया, तो टोटल हो गए 2 फंक्शन। अब इस मेमोरी के अंदर टोटल फंक्शन कैसे आएंगे? समझो ये वाला पहले आएगा, मान लो ये ए है तो ये पहले आया। अब ए के अंदर जब कॉन्टेक्स्ट जाएगा, मतलब एग्जीक्यूशन जाएगा, तो ये वाला आएगा बाद में। तो ये है ए का चाइल्ड, तो मान लो ये इसका नाम है ए चाइल्ड, तो ये बाद में आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था इसके अंदर एक प्रिंसिपल लागू होता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में कौन सा आया? ए चाइल्ड, तो ए चाइल्ड पहले निकलेगा। और फिर यहाँ पे पहले कौन आया था? ए, तो वो बाद में निकलेगा। ठीक है, तो जो लास्ट में आया वो पहले निकल जाता। तो अगर इसके अंदर भी ए चाइल्ड के अंदर मान लो एक और होता तो वो उसके बाद आता, तो वो पहले निकल जाता। जो बाद में आया वो पहले निकलेगा, जो पहले आया वो बाद में निकलेगा। तो इस केस में ए पहले आया था तो वो बाद में निकल रहा है, और ए चाइल्ड बाद में आया तो वो पहले निकल रहा है। तो लीफो मत भूलना, ये 4 कैरेक्टर का एक वर्ड है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए अब आते हैं टर्नरी पे। टर्नरी तो बहुत ही ईजी है, इससे इजी तो मुझे लगता नहीं कि शायद कुछ भी होगा। लूप्स वगैरह तो फिर भी एक समय पे आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, ट्रू। ट्रू लिखा, उसके आगे क्या लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा शुभम, SHUBHAM, शुभम। फिर यहाँ पे ये एक देखो सिंबल लगा, इसको बोलते हैं कॉलन, सेमी कॉलन नहीं कॉलन। और मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 100। अब ये सिंटेक्स क्या है, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ नहीं। सबसे पहले जहाँ ट्रू लिखा है इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ये है कंडीशन, क्योंकि कोई भी कंडीशन आप करो यूज, कंडीशन, कोई भी कंडीशन यूज करो तो एट द एंड उसके 2 ही रिजल्ट आते हैं, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, कोई वैल्यू भी लिख दोगे तो वैल्यू भी ट्रू या फॉल्स में ही आती है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है। बाकी जो 0 वगैरह है या फिर नल वगैरह है, ये फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको यूज करोगे। बट यहाँ पे जब ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब है इफ, अगर ये कंडीशन सही हो गई, मतलब ट्रू हो गई, तो ये इफ कंडीशन चलेगी, मतलब इसके आगे जो वैल्यू लिखोगे वो चल जाएगी। यहाँ की कंडीशन सही हुई तो शुभम प्रिंट हो जाएगा, और अगर गलत हुई यहाँ की कंडीशन तो
तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये कॉलन जो लगा है ये एल्स का काम कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क जो लगा है ये इफ का काम कर रहा है। तो कंडीशन सही हुई तो क्वेश्चन मार्क के आगे जो चीज लिखी है वो चल जाएगी, अगर कंडीशन गलत हुई फॉल्स हो गई तो ये कॉलन के आगे जो वैल्यू लिखी है वो चल जाएगी, ये एल्स का काम कर रहा है। और मैं दिखाता हूं इसको, चलिए आइए यहाँ पे इसके अंदर इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, कंसोल पे आते हैं, मैंने ये डाला, ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, करा, अब देखो यहाँ पे आया शुभम। शुभम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ट्रू डाल रखा है। अब मैं कुछ ना करके यहाँ पे आता हूँ, ट्रू ना डाल के यहाँ करता हूँ फॉल्स, ठीक, FALS फॉल्स। तो यहाँ पे अब देखना क्या आएगा, 100, क्योंकि जब फॉल्स हो गया तो एल्स कंडीशन चलेगी, तो शुभम तो प्रिंट होगा नहीं। एल्स कौन है? ये कॉलन के बाद वाली चीज, तो ये 100 प्रिंट हो गया। अब एग्जांपल देता हूँ, तो थी फॉल्स की वैल्यू पढ़ाई थी, अगर वो नहीं याद तो समझ लो आप, फिर ये समझो जावास्क्रिप्ट में बहुत पूरी जावास्क्रिप्ट खत्म हो चुकी, रामायण खत्म है। आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे राम भगवान जी कौन थे और कैसे क्या हुआ था, ये चीज मत करना। आप जाओ, इतनी छोटी चीजें तो समझ में आनी चाहिए। मैंने डाल दिया 5, बताओ क्या आएगा? शुभम आएगा, क्योंकि 5 एक ट्रूथी वैल्यू, ट्रूथी मतलब ये ट्रू देगी। ये लो, अगर मैंने यहाँ पे मान लो नल डाल दिया तो क्या आएगा? खुद सोचो ना, मैंने क्या बताया अभी, नल क्या होता है? नल है एक फॉल्स ही वैल्यू, फॉल्स देता है, ठीक। और देख लो अनडिफाइंड को बता देता हूं, अनडिफाइंड, ये लो अनडिफाइंड फॉल्स ही वैल्यू है, ठीक है। जीरो बताया था, जीरो देख लो, जीरो फॉल्स ही वैल्यू है, ठीक है। बाकी कोई वैल्यू यूज करो, 500 यूज कर दो, मैं 500 लिख देता हूं उसके आगे, पर 500 क्या है? एक ट्रूथी वैल्यू है, ठीक है। ये देखो शुभम, ओके। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ Ctrl L से। अब क्या कर सकते हैं, और कुछ वैल्यू दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे खाली स्ट्रिंग डाल देते हैं, ये लो, ठीक है। ये क्या है? फॉल्सी वैल्यू है। अब इसके अंदर कुछ स्पेस डाल देते हैं, कुछ स्पेस थोड़ी सी, तो जब स्पेस डाल देंगे तो खाली नहीं रहेगी। अब ये क्या है? ट्रूथी है, तो बिल्कुल इम्प्टी स्ट्रिंग क्या है? फॉल्सी है, पर कुछ स्पेस है तो समझो वो ट्रू हो गई। स्पेस क्या है? एज ए ट्रू कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ से कंडीशन डाल के आपको दिखाऊंगा। तो कंडीशन कैसे डाली जाती है वो समझते हैं, कंडीशन कैसे डाली जाती है वो समझते हैं। ओके, तो कंडीशन क्या डाली जाए सर? कंडीशन मान लो सबसे पहले सिंपल से चलते हैं, 5 मान लो 4 लिखते हैं, 4 ग्रेटर 3 ग्रेटर देन 4, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या 3 ग्रेटर देन 4 होता है क्या? 3 4 से बड़ा है? बहुत बड़ी हो गई, थोड़ा सा, थोड़ा बस। 3 ग्रेटर देन 4 क्या ये इतना बड़ा होता है? नहीं। तो यहाँ पे एंटर दबाएंगे, क्या आएगा? यहाँ पे जो एल्स में लिखा है 100, ठीक है। तो ये क्या है? एल्स वाली कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, एल्स वाली कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे चल रहा है। ये 100 क्यों डाला है? अरे ये एग्जाम्पल के लिए डाला है, आप कुछ और डाल सकते हो। मान लो जैसे मैंने ये किया, अब मैं यहाँ पे लिख दूं फॉल्स कंडीशन, ठीक। अब खुश, ओके। तो इतना करने पे अब मैं दूसरी कंडीशन यहाँ डालता हूँ, तो ये जगह है कंडीशन डालने की। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 4, ठीक। अब बताओ क्या 4 4 से बड़ा है? तब भी नहीं। 4 4 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, 4 4 से बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे तब भी फॉल्स कंडीशन आएगा। ट्रू कैसे आएगा? अगर मैं इसके आगे इक्वल का निशान लगा दूं, अब ट्रू आएगा, क्योंकि बेसिक ऑपरेटर है, ये टर्नरी का कोई काम नहीं, ये बेसिक ऑपरेटर का सेंस है कि 4 4 से बड़ा हो या बराबर हो। तो बड़ा तो नहीं है पर बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शुभम प्रिंट हो रहा है, ये लो, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा करते हैं, मान लो यहाँ से हम लोग बराबर का हटा देते हैं और यहाँ कर देते हैं 5। अब देखना मैंने जैसे किया, तो 4 क्या 5 से बड़ा है? नहीं, पर 4 को अगर हम लोग यहाँ पे कर दें 8, तब बताओ, तो यहाँ पे अब क्या कहते हैं? ट्रू होगा, क्योंकि 8 5 से बड़ा है। थोड़ा और टफ करते हैं, थोड़ा और टफ करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको टफ करने की कोशिश करता हूँ, रफ करते हैं इसको। 4 + 3 ग्रेटर देन 3 + 4, ये एक कंडीशन है। अभी ये यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है, रिजल्ट पे अगर ध्यान दोगे तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिजल्ट पे आप ध्यान दे दोगे तो पहले तो आपको यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लिखते हैं कंडीशन और फिर आपको दिखाते हैं। 4 + 3 ग्रेटर देन 3 + 4, मैं इसको क्या करता हूँ, एक पैरेंथेसिस में डाल देता हूँ, फिर लगाता हूँ एंड ऑपरेटर।
अब ये ना कहना एंड ऑपरेटर नहीं पता है, लॉजिकल ऑपरेटर मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ 3 + 4 लेस देन 4 + 3। अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, प्लीज जो कमेंट में बताएगा मैं समझूंगा कि आपको अच्छे से आ चुका है। रिजल्ट में शुभम प्रिंट होगा ट्रू होने पे, या फिर यहाँ पे फॉल्स कंडीशन ये लिख के आएगा फॉल्स होने पे बताएगा। चलो लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक कैसे, 4 + 3 कितना होता है 7, 4 + 3 7, ठीक। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन 3 + 4, 3 + 4 भी कितना होता है 7, क्या 7 7 से बड़ा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, 7 7 के बराबर हो सकता है, बड़ा कैसे है, ठीक। चलो तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब जब पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है एंड ऑपरेटर में, तो जाहिर सी बात है दूसरी चेक ही नहीं होती है। भाई एंड क्या कहता है कि यहाँ पे लेफ्ट वाली कंडीशन भी ट्रू हो और राइट वाली कंडीशन भी ट्रू हो, तब दोनों मिला के मैं ट्रू दूंगा। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, चाहे लेफ्ट वाली चाहे राइट वाली, तो मैं फॉल्स दे दूंगा। तो यहाँ तो फर्स्ट वाली फॉल्स हो गई है, तो सेकंड को चेक करने की कोई बात ही नहीं हुई। फिर भी कर लेते हैं, 4 + 3 7 होता है और 4 + 3 यहाँ पे भी 7 होता है, तो क्या 7 7 से छोटा है, नहीं। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इस कोड को उठाता हूँ और इस तरीके से आता हूँ यहाँ पे क्रोम पे, और क्रोम पे आप देखो इसका क्या आंसर आता है, फॉल्स कंडीशन, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा चेक किया जाए, थोड़ा सा चेक किया जाए, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ 4 + 8 कर देता हूँ, पर यहाँ पे तुरंत आंसर दिखाता है, सबसे बड़ी तो इसकी गलती ये भी है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं थोड़ा टफ करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग चले। यहाँ पे 4 + 8 कर देता हूँ, ठीक है। और चलो ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 16 या 15 कर देता हूँ, ठीक। अब बताओ आंसर क्या आएगा, सोच के बताओ आंसर क्या आएगा। मैं बोलूँ अभी भी फॉल्स आएगा, कैसे, 8 + 4 कितना होता है 12, ठीक है, 9 10 11 12, इधर हुआ 12, 12 किससे बड़ा है, 15 3 18 से, ठीक है। तो क्या 12 18 से बड़ा है, नहीं। अगर मान लो मैं ये भी कर दूं, चलो छोटा कर दूं, अब ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो जाएगी। 8 + 4 12 और 15 + 3 18, 16 17 18, तो यहाँ पे 12 छोटा है 18 से, तो ये कंडीशन तो हो गई ट्रू। बट यहाँ पे देखो 4 + 3 क्या है 7, और 4 + 3 क्या है 7, 7 7 से छोटा है, तब भी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन भी अगर यहाँ पे फॉल्स हो गई तो ये नहीं चलेगा। अगर ये समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही, इसका मतलब आपकी फंडामेंटल्स अभी जावास्क्रिप्ट के क्लियर है ही नहीं। तो जाइए थोड़ा सा इसको करिए हिसाब से, और मैं इसको करता हूँ क्लियर, यहाँ पे लाता हूँ पेस्ट करता हूँ, तो देखो अभी भी फॉल्स कंडीशन है। अब मुझे कोई बताए कि मैं यहाँ पे ना इस वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ और ना इस वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, पर मैं ट्रू कंडीशन लाऊंगा। मैं ये बोल सकता हूँ ना मुझे लेफ्ट वाली वैल्यू चेंज करनी है ना राइट वाली वैल्यू चेंज करनी है, फिर भी मुझे यहाँ पे शुभम प्रिंट कराना है, तो कैसे हो सकता है। कोई अगर ये बताए मुझे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कमेंट सेक्शन में, और मुझे लगेगा मेरी मेहनत पूरे कोर्स की सफल हो चुकी है, जितना मैंने पढ़ाया है आपके लॉजिक समझ में आ रहा है। मैं ना इस वैल्यू में कुछ चेंज करूंगा ना इसमें कुछ चेंज करूंगा, और मुझे यहाँ पे ट्रू कंडीशन वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है। कोई ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ है। अगर आप बताना चाहें तो बताएं, नहीं मैं फिर बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ, आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके बता ही दिया होगा। एंड की जगह यहाँ पे हटा दो और लगा दो लॉजिकल और, लॉजिकल और, ये दो पाइप के निशान होते हैं, इनको पाइप बोलते हैं। ये क्या कहता है, मुझे केवल कोई एक कंडीशन अगर ट्रू मिल जाए तो मैं ट्रू दे दूंगा, चाहे लेफ्ट की कंडीशन ट्रू हो जाए चाहे राइट की कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर एक हो गई, जैसे मान लो राइट की कंडीशन ट्रू है और लेफ्ट की फॉल्स है, तो ये और टोटली रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। अगर यहाँ की लेफ्ट की कंडीशन ट्रू है और राइट की फॉल्स है, तो यहाँ पे टोटली क्या कंडीशन आएगी, ट्रू आएगी। इसको कोई एक ट्रू चाहिए, तो एक ट्रू तो है हमारे पास इधर वाला, क्योंकि यहाँ पे 8 + 4 12 और 15 + 3 18, तो 12 छोटा होता है 18 से, यही तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यही तो लिखा है यहाँ पे कि 12 छोटा होता है 18 से। पर यहाँ पे लिखा है 4 छोटा होता है, सॉरी 7 छोटा होता है 7 से, तो ये तो फॉल्स है, सामने दिख गया। ये ट्रू है, सामने दिख गया, तो और हमें एट द एंड क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, क्योंकि उसको एक कंडीशन केवल चाहिए होती। तो मैं आता हूँ ऑपरेटर पे, सॉरी यहाँ पे कंसोल पे, और इस ऑपरेटर का यूज करके दिखाता हूँ, आया शुभम। सिंपल है।
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, हम लोग ने अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें एडिशनल का यूज किया, हम लोग ने लेस देन ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए, लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए, सारे ऑपरेटर का खेल है। सिर्फ टर्नरी क्या करता है, टर्नरी एक तरीके का इफ एल सी बोलो पर कंसाइज है। जब हमको क्या होता है, जरूरत होती है कम कोड मतलब कॉम्पैक्ट कोड में एक कंडीशन बनानी, मान लो हम चाहते हैं कि इतना इफ एल्स जैसे लिखा जाता है, भाई इसका सिंटेक्स थोड़ा सा आपको वैसे भारी लग सकता है, इफ लिखा फिर कर्ली ब्रैकेट बनाया फिर कुछ कंडीशन लिखी फिर एल्स लिखा फिर एल्स में कंडीशन बनाया, हमको इतना नहीं लिखना है, हमको बस एक लाइन में चेक करना है कि इतनी जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं टर्नरी का। इसमें क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन इफ की तरीके बिहेव करता है, इसके बाद की चीज ट्रू होने पे चलती है, और ये कॉलन जो लगा है ये एल्स के तरीके बिहेव करता है, ये फॉल्स होने पे चलती है। ठीक है, बस इतना हम लोग कॉम्पैक्ट जहाँ पे लिखना होता है कंसाइजमेंट के साथ में वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं ये इफ एल्स ही। तो लॉजिक अगर क्लियर है ऑपरेटर्स का या इफ एल्स का तो आप इसको यूज कर लोगे, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। तो ये सर आपका सिलेबस हुआ कंप्लीट। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं और सारी चीजों का लॉजिक हमारे पास है, कुछ ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से हम लोगों ने पढ़ लिया हो। बिहाइंड द सीन जो चीजें हो रही हैं, जैसे ऑपरेटर में मैंने पढ़ाया तो उसको मैंने करके दिखाया एक एक चीजें, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे समझो ये जावास्क्रिप्ट के जितना भी सिलेबस था लगभग सब कुछ कंप्लीट है। बट हमेशा ध्यान दो कि 100% चीज 100% तो डिटॉल भी कीटाणु नहीं मारता है। और कोई दुनिया का कोर्स, मैं बोल सकता हूँ कोई भी टीचर अगर आके ये बोल दे कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया कुछ भी बचा ही नहीं है, तो वो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए इस फील्ड में, मैंने बड़े बड़े टीचर्स का देखा है, सब मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हैं। आप इस इंडस्ट्री के जितने टीचर्स की बात करें, आप श्रद्धा मैम की बात करें, आप हितेश चौधरी सर की बात करें, इनका हमसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है मान सकता हूँ। पर आप किसी भी हैरी सर की बात करें, पर कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया कुछ नहीं बचा। हाँ, पढ़ाया क्या जाता है, 99.99% तक चीजें पढ़ा दी जाती हैं। पर मेरे कोर्स में भी यही चीजें इतनी पढ़ा दी गई 99.99%। कुछ 95% पढ़ाते हैं, कुछ सिर्फ 99% पढ़ाते हैं। पर मैंने कहा मैं इतना बोल सकता हूँ कि 99 के आगे आप एक दो पॉइंट और जोड़ लो, मैं इतना पढ़ा चुका हूँ। और जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, एसिंक अवेट, मेथड, फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स, ईटीसी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो इस कोर्स के अंदर है। हो सकता है आप वीडियो को देखो तो आपको लगे इस वीडियो में तो ये टॉपिक बचाया है, ये तो हुआ नहीं, मतलब प्लेलिस्ट में आपको ना दिख रहा हो, पर वो वीडियो के अंदर भी होता है। भाई कभी कभी वीडियो है 2 घंटे की, तो आप थंबनेल के अंदर वो सारी चीजें तो लिख नहीं पाओगे। तो वीडियो के अंदर भले वो पढ़ाई गई है, थंबनेल के अंदर सिर्फ उस टॉपिक का नाम लिखा जाता है जो फेमस है, जिससे हमें यूट्यूब पे क्लिक करने पे लोग आए। तो फेमस कीवर्ड लिखे जाते हैं पर चीजें अंदर होती हैं। ये सभी कोर्स में है, चाहे आप किसी का भी चेक कर लें। तो सब कुछ पढ़ाया गया है, आपको ऐसा को नहीं होगा कि आप कुछ बनाने बैठो और आपको मेजर चीज जो कहीं आप देख रहे हो आपको ना समझ में आए, ठीक है। बाकी 99% जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ है, कुछ आपको बात ऐसे जनरली नहीं होगा। पर हाँ, जब वेबसाइट बनाओगे तो आप जैसे सिर्फ इवेंट लिसनर की आप बात करो, इवेंट लिसनर की, ठीक है, इवेंट्स की, तो इवेंट्स ही 100 से ज्यादा है। अब अगर सारे इवेंट्स पढ़ाने बैठ जाओगे तो 5-10 घंटे की वीडियो बनेगी, उससे ऊपर भी जा सकती है, अगर अच्छे से बनाओ 20 घंटे भी जा सकती है। सोचो सिर्फ 10 से 15 घंटे का इवेंट पढ़ाओगे तो क्या होगा। मेथड्स पढ़ाऊंगा, फंक्शंस पढ़ाऊंगा, अगर सारे एक एक जितने जावास्क्रिप्ट के अंदर 15 घंटे वो होगा, 1000 घंटे का कोर्स बनेगा। और 1000 घंटे का कोर्स कोई देखना नहीं चाहेगा, यूट्यूबर, डेवलपर या टीचर तो एक बार ये प्रयास कर सकता है कि मैं करूंगा, मैं लेके जाऊंगा, पर स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। हम लोग को मालूम है स्टूडेंट कितना देख सकता है, उससे ज्यादा उसकी लिमिट नहीं है और उससे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खुद से फिर क्या करेगा। अगर आप स्पून फीडिंग सब कराओगे, स्पून फीडिंग का मतलब है कि अपने हाथ से आप सब चीजें एक एक चीजें बता रहे हो, उसको बाहर से ना डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़े ना खुद देखना पड़े, तो वो चीज गलत है। उसको टॉपिक बताओ, उसको चीजें बताओ, पर जो उसके अंतर्गत चीजें आती हैं, सब चीजें जिसको होते हैं, सब टॉपिक्स, वो ढूंढे, उनका यूज करें। इवेंट लिसनर 2-2.5 घंटे का पढ़ाएगा, वो आपको उसके अलावा अगर कुछ यूज करना है तो आप ढूंढ के कर सकते हो। पर आपको सिंटैक्स तो पता ही है ना कि सिंटैक्स कैसे यूज होता है, हम लोग किसी चीज को, एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता है। ओके, बस इतना ही बताना चाहता था। आई होप आपको ये कोर्स भी पसंद आया होगा। अभी एक वीडियो आनी है, इतनी जल्दी आपको जाना नहीं है। अभी लॉजिकल जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपको लास्ट में फीडबैक देना है, फर्स्ट वीडियो पे जाके या लास्ट वीडियो में, दोनों में देना है और बताना है कि कोर्स आपको कैसा लगा। हाँ, हालांकि मान लो कभी कोई एक आधा टॉपिक कहीं रह गया हो, मेरे से कहीं गलती हो गई हो, तो आप फीडबैक दोगे तो वो मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, आप निश्चिंत रहो, मैं यहीं पर हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ।
इसी साथ वीडियो को विराम लेता हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो और कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।